इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ना, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन ग्रेविटेशन, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने मुझे, थोड़ा स्पीड में करना आप लोग, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी बेसिकली हम लोग उस पर करेंगे, किस पे क्वेश्चंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये कि एक मास है मेरे पास m, ये आपने जरूर देखा होगा, स्कूल में भी आता है, अच्छा क्वेश्चन है। एक मास m है, ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। जिन्होंने इंगेज की फर्स्ट एक्सरसाइज की उनको मिला होगा, ठीक है। इसका एक मास कितना है, स्मॉल m, और दूसरा कितना है, दूसरा है m माइनस m, ठीक है। इनको मैंने कितने डिस्टेंस पे रख दिया है, इनको मैंने x डिस्टेंस पे रख दिया, किसको, स्मॉल m को। और तो बस मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड भी रहा, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। नहीं मतलब इनको इसको ब्रेक करके रख दिया मैंने, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल m फोर्स इज मैक्सिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल m फोर्स बिटवीन टू फ्रैगमेंट्स, वेरी गुड, फोर्स बिटवीन टू फ्रैगमेंट्स, ये जो दोनों टुकड़े बने, फोर्स बिटवीन टू फ्रैगमेंट्स इज मैक्सिमम। देखो स्कूल में भी आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 1 मिनट का समय है, इसको मैं देख रहा हूँ सामने, आपको 1 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप मेथड सोचो, 10 मुझे मेथड बताओ। नहीं कहीं भी रख दो, वो कहीं भी रखे हैं, मतलब m की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या हो, मैक्सिमम फोर्स आए। अमन बताओ। कैपिटल है, हाँ ये कैपिटल m है, ये स्मॉल है, मतलब व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ स्मॉल m। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल m फोर्स बिटवीन टू फ्रैगमेंट्स इज मैक्सिमम। अर्चित बताओ। चलो मैं हिंट दे रहा हूं, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इन दोनों के मासेस के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा। जो इनके फोर्स आएगा वो इन दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर, gm और m2 बाई r स्क्वायर। तो आपको ये सोचना है कि इस कैपिटल m को हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है दो पार्ट्स में कि उनके जो मासेस आए उनका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो। बस बताओ आप। चलो एक काम करो, आपको समझ तो बराबर मास से हमें बताना फोर्स शुड बी मैक्सिमम। क्यों सर कैलकुलेशन में मतलब रख के देख ली वैल्यूज, कैलकुलेशन रख के देख ली कैसे, m/2 रखेंगे तो सर एक बार स्क्वायर हो जाएगा, सही बाय मैक्सिमम कर लिया, दोनों 5 5 हैं तो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है 25। देखो बिल्कुल सही। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल मैं 10 kg ले लूं, अब 10 को आप बहुत तरीके से तोड़ सकते हो। कैसे कैसे भाई, 10 को 19 में तोड़ दो, 28 में तोड़ दो, 2.5 7.5 में तोड़ दो, 4 6 में तोड़ दो, और 5 5। ये तो शॉर्टकट हो गया एक तरह से, है ना। तो आपको ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी नंबर को जब आप दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम। बोलो 19 का मल्टीप्लिकेशन 9, 28 का 16, 4 6 का 24 और 5 5 का। क्लियर। तो किसी नंबर को जो आप दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो आपको सोचना चाहिए था m/2 एंड m/2। अब स्कूल में तो ऐसे लिखोगे नहीं, स्कूल में तो आपको ये कहानी नहीं चलेगी, तो शॉर्टकट हो गया। अब ये मैक्सिमम इनमें से करना पड़ता है। क्वेश्चन देखो कैसे, तो फोर्स लिखते हैं पहले, दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा, g m1 m2 बाय x स्क्वायर। क्लियर, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पता करना है कि फोर्स स्मॉल m की किस वैल्यू के लिए क्या है, मैक्सिमम है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब कोई फंक्शन मैक्सिमम होता है, जब कोई एक्सप्रेशन मैक्सिमम होता है किसी वैल्यू के लिए, तो वहां पे उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, ताने आप नोट कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना, एक बार मुझसे बता दूंगा आपको। तो बेसिकली हमें करना क्या पता है, हमें df बाई dm को 0 करना है और फिर स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, जब df बाई dm 0 होगा उसका मतलब उस m की वैल्यू के लिए फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो भाई इसमें क्या कांस्टेंट है बोलो, जिसको डिफरेंशिएट मारेंगे
डी बाई डी एम ऑफ जी स्मॉल एम एंड एम माइनस एम अपॉन एक्स स्क्वायर में क्या क्या कांस्टेंट है? जी, उसको जीरो लिखना है हमें, जीरो लिखना है ना हमें, तो जी तो कांस्टेंट है, उससे मतलब ही नहीं, एक्स स्क्वायर भी क्या है? कांस्टेंट है, ये लिख लो आपका मन आएगा, तो जी बाई एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एम ऑफ कितना आएगा बताओ? एम एम माइनस एम स्क्वायर, लिखिए आप, देखिए क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिखते हैं, देखो जी बाई एक्स स्क्वायर तो हट ही जाएगा, जीरो है, उसको नहीं लिखते हम, तो डी बाई डी एफ ऑफ एम एम माइनस डी बाई डी एफ ऑफ एम स्क्वायर, क्यों? कैपिटल एम बाहर आएगा, दिस इज डी एम बाई डी एम, सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2m होता है, क्यों भाई? स्मॉल एम स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2m, और डी एम बाई डी एम कितना होगा? 1, तो m माइनस 2m इज 0, और यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m बाई 2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बिल्कुल रटा होना चाहिए कि दो इक्वल फ्रैगमेंट्स में तोड़ दोगे तो फोर्स क्या आएगा? मैक्सिमम। क्लियर है? नोट करो भाई, स्पीड में नोट करो। हो गया? अगर नोट कर लिया, कैपिटल एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये था। अच्छा एक बात और, सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो कब चेंज नहीं होता है? अगर किसी सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है? भाई वहीं रहता है जहां पे उसकी पोजीशन थी, ठीक है। अब ये बताओ, ये एक प्लेनेट है, इसका मास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, ठीक है, पॉइंट मास मान लेते हैं, बहुत ही छोटा सा पॉइंट मास है, ठीक है। और एक ये m2, दे आर प्लेस्ड इन स्पेस, स्पेस पे रखे हैं, मतलब वहां पे और कोई फोर्स नहीं है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मासेस। क्लियर? बाकी सारी फोर्सेस क्या हैं? एब्सेंट है, कुछ भी नहीं है, केवल इनके बीच की फोर्स है, ठीक है। अगर इनको मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा बताओ? अरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके किसी पॉइंट में मिलेंगे ना, के कोलाइड करेंगे ना, ठीक है। और कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही दो हैं, और इनका आपस का क्या है? फोर्स है। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर इनमें डिस्टेंस r होगी, है ना, तो ये किस पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, उसकी डिस्टेंस बतानी फ्रॉम m1। फाइंड पॉइंट ऑफ कोलिजन, पूरा क्वेश्चन लिख लेना सर, लिखिए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ, नोट कर लो क्वेश्चन, नोट कर लो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कोलिजन फ्रॉम m1। क्या बोला ना? फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कोलिजन फ्रॉम m1 if m1 and m2 are placed in, if m1 and m2 are placed in space, if m1 and m2 are placed in space, and assume only gravitational force is acting between m1 and m2। नहीं भाई, क्या बोल प्रेजेंट बिटवीन m1 and m2, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाकी दूर दूर तक कोई प्लेनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। m1 से पूछा ना मैंने, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन m1 and m2 एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब इसके आसपास में कोई भी प्लेनेट नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे ऐड करेंगे बोलो भाई? सेंटर मास पे ऐड करेंगे, तो भाई कुछ नहीं है, सेंटर मास निकालना था भाई, और कुछ नहीं निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है सेंटर मास का? भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, तो सेंटर मास वहीं रहेगा जहाँ पे है। जैसे हम लोग बोट और प्लैंक वाली प्रॉब्लम करते थे कि बंदा प्लैंक पे चल रहा है, तो प्लैंक क्या हो रहा है? पीछे आ रहा है। एक मैन बोट पे वॉक कर रहा है, तो बोट क्या हो रही है? पीछे आ रही है। सेंटर मास कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली कहाँ पे कोलाइड करेंगे? सेंटर मास पे कोलाइड करेंगे। सबको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है सेंटर मास का? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2।
क्लियर? ये सेंटर मास का फॉर्मूला होता है। अभी मुझे डिस्टेंस कहाँ से बतानी है? फ्रॉम m1, तो मैं m1 को क्या मान लूंगा कि इसका x कितना है? 0। अरे बात समझ रहे हो? मैं इसको मान लूंगा कहाँ पे रखा हुआ है? ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो बोलो क्या बनेगा फॉर्मूला? m1x1 प्लस कितना? m2x2। भाई अगर इसका x 0 हो जाएगा तो आप मुझे एक बात बताओ, इसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए x की वैल्यू r होगी नहीं होगी? तो m1x1 प्लस m2x2 एंड अपॉन m1 प्लस m2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस वैल्यू इज m2r बाई m1 प्लस m2। ठीक है, आगे बात समझें? क्लियर ना? एक्सटर्नल फोर्स नहीं ना भाई, तो सेंटर मास को कोलाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा तुमको प्लैंक वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि जब प्लैंक पे बंदा वॉक करता था तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता था? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 0। याद आया? डेल्टा r1 क्या होता था? बंदे का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और डेल्टा r2 क्या होता था? प्लैंक। मैन जितना आगे जाएगा उसी के हिसाब से प्लैंक क्या होगा? पीछे आएगा। ठीक है, तो चलो मैं अगले क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट का समय दूंगा, और ये जेई नीट दोनों में आया क्वेश्चन है। देखें इसका आंसर कौन देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंट भी दे दी सारी। ठीक है, और जेई का क्वेश्चन है तो ढंग से करना। देखो एक प्लेनेट है, इसका मास है 2m। ठीक है, रेडियस कितनी है? r। ठीक, एक और प्लेनेट है, इसका मास कितना है? m, और इसकी रेडियस कितनी है? 2r। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, और वही क्वेश्चन है कि स्पेस में प्रेजेंट है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, ओनली ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू मासेस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 9r। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 9r। देखो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे सही आंसर देंगे। कितनी डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर? 9r। मासेस कितने कितने हैं? 2m है, 2m एंड m, रेडियस r एंड 2r। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन 2m एंड m। छोड़ दिया इनको तो क्या होगा? ये खींचेंगे, लड़ेंगे आके। तो लिखो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द 2m व्हेन दे कोलाइड। कैलकुलेट the distance traveled by the 2m when they collide. Assume that there is no external force. Assume that there is no external force. Only gravity is present between these two masses. Only gravity is present between these two masses. तो वही 2 मिनट का समय दूंगा मैं, सामने बहुत चल रही है, आपको 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में आंसर बताइए आप मुझे। किसकी डिस्टेंस? 2m की। 2r चलेगा, और वो कितना चलेगा? वेरी गुड। टू आर। गुड। बताओ भाई क्या किया? दोनों बीच की डिस्टेंस के लिए 6r। दोनों के पेट आपस में लड़ जाएंगे ना, पॉइंट वहां से नहीं ना इस बार, तो दोनों पूरा नहीं चलेंगे ना। पिछले क्वेश्चन में कितना चले थे? वो पूरा चले थे। अब जब लड़ेंगे ना, तो जब ये लड़ेंगे आपस में तो क्या होगा? लड़ने पे देखो भाई, अभी मैं दोबारा आपको हिंट दे रहा हूँ जिन बच्चों ने भी ट्राई नहीं किया है, कि जब ये लड़ेंगे तो बताओ इनके सेंटर में कितनी डिस्टेंस हो गया आयुष? ये 2r होगी। तो मैंने एग्जैक्टली उस पर नहीं ड्रॉ किया। दिस इज 2r एंड दिस इज r। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 3r व्हेन दे कोलाइड। इससे नजदीक तो आ ही नहीं पाएंगे ना यार, कोलाइड कर गए आपस में। इनिशियल कितना सेपरेशन था?
9 आर। तो इनिशियली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 9 आर एंड व्हेन दे कोलाइड देन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 3 आर। तो दोनों ने मिलकर कितना कवर किया? 6 आर। चलो अभी भी ट्राई करो, बताओ। दोनों ने मिलकर 6 आर ट्राई किया, तो मतलब ट्रैवल किया। अब क्या करेंगे बताओ? सेंट्रोमास का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता था कि जब दो बॉडीज चलती हैं और कहीं पे मीट करती हैं, है ना, तो उस केस में हमें पता है कि m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इज 0। ऐसा होता है। हाँ, फिर कोई स्पीड पड़ेगी, फिर स्पीड भी निकालेंगे, फिर क्वेश्चन आएंगे फाइंड स्पीड। क्लियर? तो देखो एक बात बताओ, ये कितना आगे गया? क्यों भाई? इसको आगे ले आते हैं x। तो अगर ये x जाएगा तो ताने बताओ ये कितना चल के आएगा? भाई दोनों को मिलकर 6 आर चलना है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 6 आर माइनस 6। और हमें पता है कि m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इज 0। तो m1 डेल्टा r1 इज 2m इंटू x प्लस इसका मास कितना है? m। क्यों? और कितना चला है भाई? तो ये चला है कितना? माइनस कितना? किसको ओरिजिन मान लिया था? वाले मास को ओरिजिन में मान लेंगे। हाँ, उसको ओरिजिन में मान लो। उससे आसान हो गया। और 2m आ गया जल्दी से। फिर क्या किया तुमने? सेंटर मास निकाला? यस सर, सेंटर मास निकाल दिया। सब सेंटर मास की क्वेश्चन आ रही है उससे m1 x1 प्लस m2 x2 कौन है मतलब। मैं एक बार चेक करता हूँ, तुम वहाँ से गलत तो नहीं आ रहा? एक बार रुको, मुझे चेक करने दो। m1 डेल्टा r1 ये x गया आगे, तो ये x पॉजिटिव हो गया, प्लस m2 डेल्टा r2, है ना। डेल्टा r2 में माइनस क्यों लगाया मैंने? माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये पीछे गया है। अब आप देखो यहाँ से कितना आएगा? 2mx माइनस 6mr और प्लस mx इज 0। क्यों? सही लिख रहा हूँ मैं? तो 3mx इज 6mr, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2r। यार ये ऐसा आएगा। चलो मैं चेक करूँगा आप लोगों ने क्या किया है, बट दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये 2r चला। मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना, ठीक है। हाँ सही है तुम आंसर। नहीं, ओरिजिन मान के तुमने कैसे किया वो मैं देखता हूँ बाद में। सर पिछले क्वेश्चन की तरह बस सेम वैसे ही करते हैं। नहीं तो सेंटर ऑफ मास आएगा ना, ये चला कितना है कैसे पता चलेगा हमें? सर वो टोटल इनके रेडियस तीनों की वो तो 6 आ रही होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। हमने उसको 0 को 0 मान लिया, तो सर उसको बस 2m into 0। चलो ठीक है, समझ गया, ठीक है तुमने, ठीक है चलो। पर तुमको इसको मानना पड़ेगा फिर ओरिजिन, है ना। इसको ओरिजिन मानना, क्योंकि हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट कितना आगे गया है। तो ट्रीट दिस पॉइंट एज ओरिजिन, ठीक है। चले भाई, आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे आज हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा है लास्ट टर्न पे, है ना, कि दो प्लैनेट्स एक दूसरे की ग्रेविटी में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ठीक है। अब सपोज को 3 प्लैनेट्स आ जाएं, ठीक है। यार ये क्वेश्चन हमने क्लास में क्यों नहीं कराया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कराया जरूर होगा, नहीं कराया है कि दूसरे ग्रेविटी में घूम रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन अभी कराया नहीं तो क्लास में, चलो क्वेश्चन ही कराते हैं 3-4 दिन। देखिए ये 3 प्लैनेट्स हो गए, M एंड M। हाँ 3 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इनके मासेस क्या हैं? सेम मासेस हैं इनके, हाँ इक्वेटोरियल ट्रायंगल पे प्लेस्ड हैं। यार ये तीनों प्लैनेट्स ना एक दूसरे की ग्रेविटी में घूम रहे हैं। अब आप खुद फिगर आउट करो कि कैसे घूम रहे होंगे। मतलब एक को, मतलब ये तीनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, एक दूसरे तीसरे को पकड़ रखा है।